Good morning to all. Today I will discuss about the tuberculosis. So what are the tuberculosis and what are the pathophysiology, what are the etiology and what are the management of the tuberculosis. आज हम tuberculosis के बारे में डिस्कस करेंगे. This topic is taken from the subject medical surgical nursing and the unit is respiratory disorders. So first one is definition. So what are the definition of the tuberculosis? The lungs infection is caused by inhalation of droplet that contain the tuberculosis bacteria known as tuberculosis. It means कि लंग्स का ऐसा इन्फेक्शन जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हुआ हो और उस ड्रॉपलेट का जो भी पॉजिटिव एजेंट्स हो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो, तो ऐसी कंडीशंस हमारे ट्यूबरक्लोसिस कहलाती है. सो व्हाट आर द ईटियोलॉजी एंड व्हाट आर द पैथोफिजियोलॉजी. ईटियोलॉजी में तो हमारा सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होगा जो इसका पॉजिटिव एजेंट है, और इसके अलावा जो ईटियोलॉजी हैं तो ईटियोलॉजी में कुछ ऐसे पर्सन्स जिसको पहले से ट्यूबरक्लोसिस है, तो अगर वो आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जिसको स्पुटम भी बार बार आ रहा है, वो ऐसे छींकने से खांसने से जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होता है वो एक हेल्दी पर्सन्स पे जाता है, तो उस ड्रॉपलेट में हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, और वो जब हेल्दी पर्सन के ज़रिए इन्हेल कर लिया जाता है तो इन्हेल करने के बाद वो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन फैला देता है, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं. तो हम इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. सो पैथोफिजियोलॉजी में मीन्स कि हाउ टू स्प्रेड अ डिसीज़, मीन्स डिसीज़ की जो कंडीशंस है वो कैसे स्प्रेड होती है. तो एन इन्फेक्टियस डिसीज स्प्रेड बाय द एयरबॉर्न रूट, ये एक प्रकार की इन्फेक्टियस डिसीज़ है जो कि हमारा एयरबॉर्न रूट के जरिए स्प्रेड होती है. इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द इन्हालेशन ऑफ द ड्रॉपलेट दैट कंटेन द ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया. जो भी इन्फेक्शन होता है तो वो हमारा कुछ ऐसे ड्रॉपलेट को इन्हेल करने से होता है जिसमें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये जो बैक्टीरिया होता है प्रेजेंट होता है. तो ऐसे जो ड्रॉपलेट इन्हेल करने से और लंग्स में पहुंचते ही फिर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है. एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड द स्मॉल एयरबॉर्न पार्टिकल्स थ्रू कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग. इट मीन्स कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सनस हैं जिसको ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस है, तो ऐसे पर्सनस जो ट्यूबरक्लोसिस है वो स्मॉल एयरबॉर्न पार्टिकल्स जो होते हैं तो किसके ज़रिए फैला सकते हैं? कफिंग के ज़रिए जब वो खांसते हैं, इसके बाद स्नीजिंग जब छींकते हैं, एंड टॉकिंग जब यानी बात करते हैं, तो उनसे जो स्मॉल एयर के पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि एक हेल्दी पर्सन पे इनहेल करने से यानी सांस के ज़रिए अंदर लंग्स में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता है. नेक्स्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट विद दोज अफेक्टेड इंक्रीज द चांसेस ऑफ द ट्रांसमिशन. कुछ ऐसे पॉजिटिव पर्सन जिनसे क्लोज कॉन्टैक्ट होता है जो कि पॉजिटिव पर्सनस हैं, तो ऐसे में भी चांसेस होते हैं कि हमारा जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैलता है. नेक्स्ट जो हमारा अगला प्रोसेस होता है इसमें पैथोफिजियोलॉजी में, वंस इनहेल्ड द ऑर्गेनिज्म टिपिकली सेटल्ड इनटू द लंग बट कैन इन्फेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इट मीन्स कि जब ये एक बार ये जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के, ये पार्टिकल्स में जिनमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कंटेन होता है या रहता है, तो ये एक बार अगर इनहेल कर लिए जाते हैं तो ये फिर हमारे लंग्स के अंदर सेटल हो जाते हैं. जैसे ही लंग्स के अंदर पहुँचेंगे तो ये हमारे एक तो लंग्स में इन्फेक्शन करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी कुछ अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को भी अफेक्ट ये कर सकते हैं. देन आफ्टर अगली प्रोसेस क्या होती है पैथोफिजियोलॉजी में, द ऑर्गेनिज्म हैज़ आउटर कैप्सूल. प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस अकर व्हेन द पेशेंट इज़ इनिशियली इन्फेक्टेड विद द माइकोबैक्टीरियम. इट मीन्स कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें आउटर कैप्सूल भी पाया जाता है
जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होता है तो वो कैसे फैलता है, जब हमारा कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जो कि हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो पार्टिकल्स हैं उनको इनहेल कर लिया हो, तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। आफ्टर बीइंग इनहेल इनटू द लंग द ऑर्गेनिज्म कॉज द लोकलाइज्ड रिएक्शंस। जैसे ही जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो सबसे पहले जब लंग्स के अंदर इनहेल कर लिया जाता है, देन आफ्टर क्या होता है, लंग्स के अंदर लोकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। देन आफ्टर अगले पॉइंट में होता है एज द माइक्रोफेजेस एंड sensitized T lymphocyte attempt to isolate and kill of the mycobacterium within the lungs. इट मीन्स कि जो हमारा टी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट में हमारा क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, तो इम्यून सिस्टम माइकोबैक्टीरियम जो भी होता है तो अंदर उसके किलिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्ड करने लगता है। देन आफ्टर क्या होता है कि डैमेज इज ऑल्सो कॉज्ड टू द सराउंडिंग लंग टिश्यूज़, और जो आसपास सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं लंग्स के अंदर वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही कॉलोनाइजेशन बढ़ता है बैक्टीरिया का। एज वेल डिफाइंड ग्रेन्युलोमेटस लेजन डेवलप। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि ग्रेन्युलोमेटस जो लीजन्स होते हैं, छोटे छोटे घाव, वो डेवलप होने लगते हैं। और इन जो लीजन्स में क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम के बहुत सारे बैक्टीरिया से कॉलोनीज़ होती हैं। देन आफ्टर अगली प्रोसेस में होता है माइक्रोफेजेस एंड अदर सेल्स नाइक्रोटिक चेंजेस अकर विद इन द लीजन्स। इसके बाद जो लीजन्स होते हैं, लीजन्स में जो लीजन्स होते हैं उन लीजन्स में नाइक्रोटिक चेंजेस होने लगते हैं। तो ये कंडीशंस होते हैं। फिर इसके बाद लीड्स टू लास्ट में होता है कि प्रोग्रेस टू द ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है। इन सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस द डिसीज इज रीएक्टिवेटेड एट द लेटर स्टेजेस। The patient may be reinfected from the droplet or from a prior primary lesion since the patient has previously been infected with the tuberculosis। यानी जो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि जो हमारा डिसीज़ कंडीशंस होता है तो वो रीएक्टिवेट हो जाता है, यानी फिर से वो एक्टिवेट होता है एट द लेटर स्टेज। यानी पहले कुछ बीच में अच्छी कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक हो जाएगा, फिर इसके बाद री इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो बैक्टीरिया होता है रीएक्टिवेट हो जाता है। देन आफ्टर क्या होता है कि द पेशेंट में बी री इन्फेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉपलेट, जो कि ये इन्फेक्शन फैलता है तो वो हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से वापस से ये जो लीजन्स हैं एक्टिवेट हो जाते हैं फ्रॉम अ प्राइमरी लीजन्स। जो भी प्राइमरी लीजन्स बने होते हैं ये लीजन्स वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं सिंस द पेशेंट प्रीवियसली हैड बीन इन्फेक्टेड विद द ट्यूबरक्लोसिस। जो कि पेशेंट पहले से इन्फेक्टेड था ट्यूबरक्लोसिस से, इन्हीं लीजन्स में दोबारा से री इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सपोजर के बारे में, यानी जो रूट ऑफ एक्सपोजर होता है वो ट्यूबरक्लोसिस का कैसे होता है। एक्सपोजर टू ट्यूबरक्लोसिस अकर व्हेन अ पर्सन हैज़ had a recent contact with a person suspected or confirmed having TB। इट मीन्स कि जो एक्सपोजर होता है ट्यूबरक्लोसिस का तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ऐसे फैलता है जैसे कि कोई भी पर्सन है जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए कंफर्म्ड है या फिर सस्पेक्टेड है, तो ऐसे पर्सन से हेल्दी पर्सनस में ट्यूबरक्लोसिस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए एक्सपोजर होता है या फिर फैल जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट में ट्यूबरक्लोसिस डिसीज इज कन्फर्म्ड व्हेन अ पर्सन हैज़ अ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। द चेस्ट एक्सरे टिपिकली हैज़ एबनॉर्मलिटीज इन द एपिकल एस्पेक्ट ऑफ द लंग्स फील्ड। इन HIV पेशेंट अदर एरिया में भी ऑल्सो अफेक्टेड। इट मीन्स कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है जब भी उसका कंफर्मेशन होता है तो वो हमारा जो चेस्ट एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे से कंफर्म किया जा सकता है जिसमें टिपिकल चेंजेस आते हैं और टिपिकल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं। और साथ में जिस पेशेंट को HIV का इन्फेक्शन पहले से है तो उसके वजह से भी ये चेंजेस जो होते हैं और भी वर्सन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में।
इट मीन्स कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट होता है वेट लॉस एंड एनोरेक्सिया, यानी भूख नहीं लगती और वेट लॉस होने लगता है। और जो नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स होता है ट्यूबरक्लोसिस में, नाइट शिफ्ट यानी रात में पसीना आता है। एंड नेक्स्ट होता है फीवर, बुखार आ सकता है, पॉसिबली लो ग्रेड, यानी लो ग्रेड का फीवर इसमें होने के चांसेस होते हैं। और ये जो लो ग्रेड का फीवर होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट प्रोडक्टिव कफ विथ डिस्कलर्ड, यानी डिस्कलर्ड जो भी कफ होगा वो कफिंग आउट होगा। और कभी कभी जो स्पुटम में ब्लड भी आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, यानी जो सांस लेने की जो प्रोसेस होती है वो एकदम शॉर्टनेस आ जाती है उसमें। ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द लंग में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होगा। नेक्स्ट मलाइस एंड फैटिग ड्यू टू द एक्टिव इलनेस अफेक्टिंग द लंग्स, पूरे शरीर में दर्द होगा और थकावट महसूस होगी। और ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द जो हमारा अफेक्टिव लंग्स होता है उसकी वजह से इलनेस आती है, यानी बीमारी फैलने लगती है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में दर्द और थकावट होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रेटिंग टेस्ट रिजल्ट, यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम डिस्कस करेंगे कि इट मीन्स कि कौन कौन सी ऐसे जांच कराएंगे और पॉजिटिवली जो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है वो क्या होता है। पहले हम डिस्कस करेंगे पीपीडी, यानी पॉजिटिव मॉन्टेक्स स्किन टेस्ट। तो इसको जो पॉजिटिव मॉन्टेक्स स्किन टेस्ट होता है तो ये हमारा एक्सपोज़र जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो एक्सपोज़र ट्यूबरक्लोसिस को मीन्स कि पॉजिटिव है या नेगेटिव इससे पता चलता है। टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टिपिकली टेक बिटवीन 2 and 10 वीक फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपोजर, यानी 2 से 10 सप्ताह के अंदर अगर एक्सपोजर हुआ हो किसी पेशेंट को, हेल्दी पर्सनस को, तो इसमें जो मॉन्टेक्स्ट जो टेक्स्ट होता है तो उसमें जो पॉजिटिविटी जो होती है पॉजिटिव इसमें आने के चांसेस आते हैं। इसमें रैसेस टाइप के होते हैं आते हैं, जिसकी वजह से इससे पता चल सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चेस्ट एक्सरे के बारे में। तो अगर हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो चेस्ट एरिया जो चेस्ट एक्सरे में है तो जो ग्रैनुलोमा या फिर कैविटेशन होता है, यानी जो लीजन्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से जो एरिया होते हैं वो शो करते हैं इसमें। नेक्स्ट हम जो स्पुटम जो टेस्ट होता है तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करता है, जिसकी वजह से कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। फर्स्ट होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग डन इनिशियली स्क्रीन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस विल होल्ड स्टेन। एसिड फास्ट स्टेनिंग होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी का जांच किया जा सकता है। नेक्स्ट कल्चर्स कंफर्म द डायग्नोस्टिक, कुछ कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट भी होते हैं जिसकी वजह से हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कंफर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे ट्यूबरक्लोसिस का। Patients with active tuberculosis are initially placed on respiratory isolation as inpatient to reduce the risk of the spreading of organism by the droplet infection or aerosolization। It means कि जो एक्टिव जो पेशेंट का जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं या फिर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के होते हैं तो उनको रिस्पिरेटरी आइसोलेशन में रखा जाता है। इट मीन्स कि ऐसी जगह पे रखे जाते हैं जहाँ पे जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो, यानी उनको आइसोलेट करके पेशेंट को रखा जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो स्प्रेड ऑफ द जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं, तो इसको यानी कम किया जा सके और जो दूसरे हेल्दी पर्सन्स को इन्फेक्शन फैलने से रोका जा सके। नेक्स्ट मेडिकेशन आर इनिशिएटेड टू द ट्यूबरक्लोसिस एंड प्रिवेंट ट्रांसमिशन टू अदर। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्टार्ट की जाती हैं, तो ये जो ट्रांसमिशन के रेट को कई गुना ये कम कर देती हैं। ट्रीटमेंट में भी इनिशिएटेड फॉर एक्टिव डिसीज़ फॉर दोज विदाउट एक्टिव डिसीज़ हु हैड रिसेंट एक्सपोजर। जो ट्रीटमेंट होता है तो कॉम्बिनेशन जो थेरेपी होती है तो कॉम्बिनेशन थेरेपी चलाई जाती है जिसमें पॉजिटिव पेशेंट भी हों और रिस्क वाले पेशेंट भी, उनके लिए भी। कॉम्बिनेशन थेरेपी इज़ टिपिकली यूज टू डिक्रीज द लाइकेलहुड, यानी जो ड्रग का जो कॉम्बिनेशन होता है तो इस कॉम्बिनेशन को
चलाने से यानी ये ड्रग का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से ट्यूबरक्लोसिस के जो एक्सपोजर होते हैं उनको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ड्रग कौन कौन से होते हैं और कितना इनका कोर्स होता है उनके बारे में। ड्रग रेजिस्टेंट organisms initiated treatment of generally a range of the 6 to 12 month. Longer treatment plans may be necessary for those with HIV infection or drug resistant strain of the tuberculosis. It means कि जो इसका इनिशियल जो ट्रीटमेंट होता है जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस का, तो वो मिनिमम 6 मंथ से लेकर के मैक्सिमम 12 मंथ तक के बीच में हो सकता है। यानी 6 से 12 मंथ तक के आसपास में जो इसका ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शंस होता है या फिर उसकी मेडिकेशन होती हैं वो चलती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो HIV के जो इन्फेक्शंस वाले पेशेंट होते हैं उनमें ये जो कोर्स होता है वो 6 से 12 महीने 12 महीने से भी ऊपर चलाया जा सकता है। Some patient population all monitor closely for the complication with the direct observation and drug treatment. डॉट्स ट्रीटमेंट इसको गवर्नमेंट में भी बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ड्रग ट्रीटमेंट। तो जितने भी पॉपुलेशंस होते हैं तो उनको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है एंड जितनी भी ड्रग्स हैं प्रॉपर तरीके से उनका इफ़ेक्ट और इसके साइड इफ़ेक्ट और साथ में उनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है वो भी देखा जाता है। पेशेंट टीचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेडिकेशन प्रोटोकॉल कॉम्प्लेंस एंड मॉनिटर फॉर द साइड इफ़ेक्ट। जो पेशेंट होता है तो पेशेंट को अच्छे तरीके से टीच किया जाता है, यानी उसको समझाया जाता है कि मेडिकेशन जो भी हैं मेडिकेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कौन सी दवा कब लेनी है और कितने मात्रा में लेनी है और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से पेशेंट को बताना है। रिपीट स्पुटम कल्चर्स आर टिपिकली टेकन टू सी दैट द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्टिवेट डिसीज इज़ इफेक्टिव। इट मीन्स कि जो स्पुटम कल्चर्स होते हैं वो एक बार से रिपीट किया जाता है इसके ट्रीटमेंट को पूरा कंफर्म तरीके से देखने के लिए। नेक्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर जो मेडिकेशंस होते हैं तो वो कौन कौन से ऐसे मेडिकेशंस हैं जो हमारे ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करते हैं और हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं, और कौन कौन से मेडिकेशंस होते हैं जो कि एंटी ट्यूबरकुलर पेशेंट पे एडमिनिस्टर किए जाती हैं। उनमें से सबसे पहले होते हैं आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन एंड पायरानियाजामिड, एथम्बुटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिकेशन होता है जो कि हमारे ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट पे प्रॉपर तरीके से 6 मंथ के लिए या 12 मंथ के लिए पूरा चलाया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेटरी आइसोलेशन फॉर इन हॉस्पिटल केयर इन द बैक्टीरिया इज स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट। इट मीन्स कि जो रिस्पिरेटरी आइसोलेशन होता है हॉस्पिटल केयर में, तो यानी उनको पेशेंट को आइसोलेशन भी किया जाता है, और ये इसलिए होता है बैक्टीरिया के स्प्रेड रेट को कम करने के लिए। प्रोटीन इंटेक यानी जो पेशेंट होगा तो पेशेंट पे प्रोटीन की मात्रा इंक्रीज़ की जाती है। कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी डाइट में इंक्लूड किया जाता है, यानी विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में देंगे, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। तो नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो फटीग होता है नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ये नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं। नेक्स्ट इन्हीं नर्सिंग डायग्नोसिस पे नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या होंगे, यानी नर्सिंग रोल एंड मेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है मॉनिटर रेस्पिरेशन रेट, एफर्ट, यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल एंड स्किन कलर चेंजेस। ये हमारा पहला पॉइंट जो है, तो इसमें रेस्पिरेशन रेट को मॉनिटर करेंगे, एफर्ट एंड यूज़ ऑफ एक्सेसरीज मसल को जो नर्सिंग पर्सनल्स हैं वो उनको चेकआउट करेंगे। नेक्स्ट फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज़ करेंगे, और ये क्या करता है कि हमारे सीक्रेशंस को लिक्विफाई करने के काम आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, यानी जो फ्लूइड इनटेक कितना है और आउटपुट कितना है इसके बारे में भी हम कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करेंगे। एक्सप्लेन द पेशेंट, यानी पेशेंट को क्या क्या चीज़ें और एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस करेंगे पेशेंट के साथ वो होगा हाउ टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग द डिसीज़, यानी
जो इस स्प्रेड ऑफ डिसीज़ का जो रेट होता है वो कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसके बारे में पेशेंट को टीच करना है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिनिशिंग ऑल प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, यानी उनका जो मेडिकेशन चल रहा है, मेडिकेशन जो प्रॉपर चल रहा है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उस इसके बारे में भी पेशेंट को बताना है। देन आफ्टर प्लान फॉर द रेस्ट पीरियड ड्यूरिंग द डे। इट मीन्स कि जो रेस्ट पीरियड होता है पूरे दिन में, उसके बारे में भी पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। कल एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का नया डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स।